हाँ जी, बोलिए। टर्म बोलिए। डिसीज्ड इज डेड। मृत्यु हो गई। डिसीज्ड। नेक्स्ट। If I tell you cardinal, they use the phrase main. It's a cardinal rule. Cardinal has various meaning. इसका मीनिंग है मेन इन जनरल. Second meaning of cardinal, there are two terms you are supposed to understand: cardinal and ordinal. Ordinal means not quantifiable. That is, cannot be expressed. Please give me 5 minutes, I'll be out. Cannot be expressed in numbers. Cannot be expressed in numbers. Cardinal means quantifiable. Can be expressed in numbers. So if you are talking about law, you are talking about this meaning. Now if you are talking about eco, you are talking about this meaning. Like we have ordinal utility. Utility is a feeling, sense of satisfaction. You can't measure it. Utility is cardinal if you can express satisfaction in number. Jara copy करिए, I'll attend them and come back. बोल दीजिए. Tell me. E. Filled with errors. गलतियों से भरा हुआ. Like for example, जब ये लोग लॉ में मिस्टेक को डिफाइन करेंगे ना, तो बोलेंगे मिस्टेक इज एन erroneous belief about something. मतलब किसी चीज के बारे में जो आपकी सोच गलत होती है, गलत धारणा होती है, गलत बिलीफ होता है, तो बोलते हैं इट्स अ मिस्टेक. जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि मैंने सोचा गोडाउन में पड़ा हुआ माल मेरा है. मेरा माल इंपोर्ट हुआ था, गवर्नमेंट के गोडाउन में पड़ा था. मैंने सोचा मेरा है, और जिस पार्टी को ले गया उसने भी सोचा मेरा है. हमारा भाई बिलीफ ही गलत था. मैंने भाई नंबर ध्यान से देखा नहीं, उसने भी नंबर ध्यान से देखा नहीं. नंबर मैच करके देखते डॉक्यूमेंट के साथ तो मालूम पड़ जाता कि भाई उधर हमारे डॉक्यूमेंट पे जो 3 लिखा था उस पे 8 लिखा हुआ था. लास्ट नंबर ये नंबर्स थे. सर समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं भाई? हमने जो गुड्स इंपोर्ट किए ना, वो गुड्स को एक लॉट नंबर अलॉटेड था 41368. ये नंबर अलॉटेड था. वहां पे क्या लिखा हुआ था? जो गोडाउन में माल पड़ा हुआ था
उस पे क्या लिखा था? 41363। ओ, हमने पढ़ने में इसको भूल कर दिया, हमें लगा हमारा ही है, 8 वाला ही है। तो आप, उसने भी रीड नहीं किया ढंग से, मैंने भी रीड नहीं किया। क्या हो गया? बायलैटरल मिस्टेक, दोनों ने मिस्टेक कर ली। कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? बनेगा ही नहीं। याद है ना, आपको बताया था, बायलैटरल मिस्टेक हो तो कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं है, दोनों पार्टीज ने अगर गलती कर दी। सर मेरे को याद नहीं है कुछ, कोई बात नहीं, चैप्टर्स आएगा तब करेंगे। तो एरनियस मीन्स फिल्ड विद एरर्स। आगे बोलिए जी, टेल मी नेक्स्ट। HO, hostile, not friendly. अच्छा चलिए, मैं वो भी लिख देता हूँ। HOIST, ING या HOIST बस। ओके, hostile is not friendly, aggressive, माफ करिएगा। नाउ hostile, आप मुझसे जब भी कुछ पूछते हैं मैं आपको काटने को दौड़ता हूं। आप बोलेंगे यार ये सर ठीक नहीं है, इसका एटीट्यूड बहुत होस्टाइल है, अनफ्रेंडली, होस्टाइल। एक होस्टाइल का मीनिंग मैंने आपको कल दिखाया था, विटनेसेस टर्निंग होस्टाइल। जो सच है, विटनेस बोला ही नहीं, पहले बोलता था नहीं ये सामने वाले ने गलत काम किया है, जब कोर्ट में गया तो ही टर्न होस्टाइल, बोला ना मैं तो बोला ही नहीं, ये आदमी ने गलत काम किया, ऐसा मैंने बोला ही नहीं, मुकर गया, पलटी मार गया। विटनेस इज टर्निंग होस्टाइल। और जनरली होस्टाइल का मतलब क्या होता है? नॉट फ्रेंडली, एग्रेसिव। ठीक। होइस्ट इज रेज, hoist is raise, as in flag hoisting। बोला आप कहाँ जा रहे हैं भाई? बोला मैं झंडोत्तोलन समारोह में जा रहा हूं। झंडो तोलन, झंडे को ऊपर उठाना, होइस्टिंग, फ्लैग होइस्टिंग के लिए हिंदी में वर्ड है। सर ये लिखेंगे, ठीक है। होइस्ट इज टू रेस, टेल मी। करता करता दीदी, हाँ जी, हेड ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF का हेड, करता। भाई कुछ बात समझनी आपने। HUF is concerned with Hindu system of doing business. HUF is an organization जिसमें हिंदू फैमिली में लोग जो बिजनेस रन करते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स जो होते हैं उसमें जो एल्डेस्ट मेल मेंबर होता है उसकी सारी बात मानते हैं, कर्ता बोलते हैं उसको। एल्डेस्ट मेल मेंबर, सबसे बड़ा मेल मेंबर, वो कर्ता जो बोलता, बाकी मेंबर्स को वही करना पड़ता है। जब तक फैमिली का पार्टीशन नहीं हो जाए, डिवीजन नहीं हो जाए, उसकी कंप्लीट अथॉरिटी होती है। किसी से डील करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, उसी के पास हक होता है भाई। मान लो कर्ता के 4 बेटे हैं, एक 35 साल का, एक 25 का, एक 20 का, एक 18 का है।
इनके पास अथॉरिटी नहीं होती है कॉन्ट्रैक्ट करने की। करता इनको दे अथॉरिटी कि हाँ भाई जाओ आप जाके डील करो फैमिली के लिए, तो अथॉरिटी होती है, नहीं तो इनके पास कोई राइट ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट वगैरह फॉर्म करने का। कैन वी अंडरस्टैंड? करता, आपने करता बोला ना, चार्टर। व्हाट इज अ चार्टर? एक डॉक्यूमेंट which grants मतलब क्या है? gives privileges. What are privileges? किसी तरह की बेनिफिशियल एडवांटेज को प्रिविलेज बोलते हैं। भाई सुनिएगा, पुराने जमाने में जब दो साइड लड़ती थी, आप अंग्रेज हैं और मैं हिंदुस्तानी राजा हूं, भाई हमारे और आपके बीच में झगड़ा हुआ तो एक संधि हुई, ट्रीटी, समझौता हुआ, वी वुड एग्री अपॉन समथिंग, और वो जो हमारा एग्रीमेंट होता था वो हम डॉक्यूमेंट पे लिख लेते थे। उस डॉक्यूमेंट में लिखा है कि राजा जो लड़ाई जीत गया है या हार गया है उसको इतना पीस ऑफ लैंड कंट्रोल करने का राइट है। मतलब एक बड़े पीस ऑफ लैंड से जो किसान भाई उधर प्रोडक्शन करेंगे उसका लैंड रेवेन्यू राजा जी को मिलने का राइट है। तो क्या किया, उसमें लिखा था कि भाई तेरी ये एडवांटेज है, ये प्रिविलेज है। एक चार्टर अकाउंटेंट को, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वी यूज चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड सेक्रेटरी, ये चार्टर्ड वर्ड यूज क्यों होता है? इसी के कारण, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, चार्टर्ड कंपनी सेक्रेटरी बन गए, ये चार्टर्ड क्या, जब आप बन जाएंगे तो आपको एक डॉक्यूमेंट इशू किया जाएगा जो सर्टिफिकेट है, जो शो करता है आपने कोर्स कंप्लीट किया है, फाइनल एग्जाम पास कर लिया है और भाई उधर और जो फॉर्मेलिटीज हैं पूरी कर ली हैं। वो डॉक्यूमेंट क्या करेगा? आपको स्ट्रेंथ देगा, ताकत देगा कुछ काम करने की। जैसे किसी का कोई डॉक्यूमेंट है, उसको ऑथेंटिकेट करना है, वो परमिशन भाई उधर वो डॉक्यूमेंट आपको दे देगा। सिंस आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सिंस आप चार्टर्ड कंपनी सेक्रेटरी है, आप एक नोटरी का काम कर सकते हैं। नोटरी मतलब, नोटरी क्या होता है? गैजेटेड ऑफिसर होता है जो रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ भाई ये जो है डॉक्यूमेंट है और ये सही है, ऑथेंटिकेट करता है। उसे साइन कर दिया मतलब रिकॉग्नाइज हो गया वो डॉक्यूमेंट। भाई साहब आप हैं हमारे साथ? हाँ, क्या बोल रहा हूं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? अच्छा, और भी भाई उधर काफी प्रिविलेजेस या एडवांटेजेस मिलती हैं जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट जो आपको किसी तरह की बेनिफिशियल एडवांटेज देता है उसको चार्टर बोलते हैं। हाँ जी, आप पूछिए। एडवेंचर, देखिएगा भाई साहब, जनरल सेंस में एडवेंचर का मतलब अ रिस्क एंड डेयर इन्वॉल्विंग एक्टिविटी। बोला चल आज तू और मैं पहाड़ चढ़ेंगे। बोला पहाड़ तो चढ़ेंगे, रास्ता कच्चा है। बोला कोई बात नहीं, मजा आएगा, एडवेंचर है, चल। जोखिम है जिसमें, रिस्क है, एक्साइटमेंट है। जहां रिस्क होता है वहां एक्साइटमेंट होता है। लॉ में जब आप एडवेंचर यूज करते हैं लॉ में, तो वी टॉक अबाउट
a small risk involving business activity. क्या जी? अ वेंचर या जॉइंट वेंचर। बोला चल 2 महीने तक एक धंधा करते हैं, 2 महीने तक ही करेंगे, उसके बाद बंद कर देंगे। वेंचर किसी के साथ मिलके कर रहे हैं तो जॉइंट वेंचर। तो जॉइंट वेंचर इज एन एग्जाम्पल, और वेंचर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एडवेंचर। सो एडवेंचर इज एनीथिंग जिसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है, एंड द बिजनेस इज अ स्मॉल बिजनेस एक्टिविटी। ये हमारा जो यूसेज है इसका भाई हमें ज़्यादा दिखेगा। इज इट फाइन? सो ये जनरल मीनिंग है भाई। जंगल में गए भाई, सामने हाथी आ गए, दे कैन अटैक यू। एडवेंचर है भाई। दे मे नॉट अटैक यू, दे मे नॉट अटैक यू, दे मे अटैक यू। भी मेरे साथ हुआ था। ओडिशा में फॉरेस्ट है कुलदीहा, भी मुझे ब्रेक मिला था तो मैं चला गया था। ब्रेक था नहीं, जबरदस्ती चला गया था। तो रास्ता बहुत संकरा है। आई वॉज विद माई फैमिली। 300 मीटर्स पे देखा हाथियों का झुंड। ड्राइवर हम कैलकाटा से ले गए थे। मेरा जंगल का एक्सपीरियंस बहुत है। आई इंस्टेंटली टोल्ड हिम शट ऑफ द कार। बोला भागिए, बोला नहीं, भागना नहीं है, चुप करके बैठे रहो। डोंट लेट देम बी अट्रैक्टेड हियर। बच गए, क्योंकि पीछे जाने का रास्ता नहीं है। यू कांट बैक आउट, इतना जगह नहीं था कि बैक करके भाई निकल पाते। और लेफ्ट राइट में पेड़ ही पेड़ हैं, और ऊपर नीचे टोपोग्राफी है। अटैक करते तो कर देते वो लोग। एलिफेंट्स ओवर द इयर्स हैव बिकम वेरी एग्रेसिव। बहुत अटैक्स कर रहे हैं वो, बिकॉज हम उनका जो है स्पेस खाते जा रहे हैं। उनके जंगल वाले पोर्शन में भी हमने मकान बनाने चालू कर दिए। सो दे बाउंड टू अटैक अस। एनीवे, आगे बोलिए। इंटरपोज, पुट इन बिटवीन, बीच में डालना। इंटर मतलब बीच में, पोज मतलब पुट अप, इंटरपोज। ये देखिएगा, एस्ट्रिक्स इज इंटरपोज्ड बिटवीन ए एंड सी। एस्ट्रिक्ट इंटरपोज बिटवीन ए एंड सी, इंटरपोज। हाँ जी, बीच में डाल। और बोलिए। Ostensible means apparent, obvious, to show। देखिएगा, ostentation, show off। जब आप बोलते हैं ऑस्टेंटेशियस गुड्स, हमने पूछा भाई साहब से, भाई साहब बोलते हैं कि मैं तो जो परफ्यूम लगाता हूं ना, छोटी सी बॉटल 35,000 की आती। बोला कितना मिलीलीटर का बॉटल है? बोले 60 मिलीलीटर। बोला कितने की? बोला 35,000। बोला अच्छा। बोला जो घड़ी पहनता ना, घड़ी कितने की मालूम? बोला बोल। बोला 8.5 लाख रुपए की घड़ी है। What is he doing? He is doing ostentation, show off. Ostentatious goods are those
which are associated with your status. जो स्टेटस सिंबल होते हैं कुछ. Ostensible means apparent, obvious, to show. It means prima facie, जो दिखता है. तो सर ostensible is a normal word. हाँ, ostensible is normal. Ostentation is show off, दिखावा करना. ओके, आगे बोलिए. हाँ जी. स्पिटून्स. देखिए दीदी, TONS, स्पिटॉन्स और स्पिटून्स. थूकदान को बोलते हैं. बॉक्स वेयर वन कैन स्पिट. Peak dan, thuk dan. Just got to give me a moment. I need to verify something. I just need to verify. Spittoons. Box where one can spit. Thuk dan, peak dan, जो भी आप बोले. हाँ जी. What's next? Unanimous. What is unanimous? By where everyone, a situation where everyone has agreed. सबकी हाँ. अगर आपको हिंदी आती है, सर्व सम्मति. সবাই বলছে হ্যাঁ ঠিক আছে. Everyone agreeing. বাংলাতে কি বলে ভাই? কোথায় গেল ওই ছেলে? सर्वसम्मति के क्या बोलता है बांग्लाते? आप बोला था ना उस दिन? नहीं. सर्वसम्मति, यही तो सेम. आगे बोलिए. यूनानिमस. नाउ गाइस, ये यूनानिमस डिसीजन, हाउ डू यू यूज इट? The committee took a unanimous decision. Committee में भाई 8 मेंबर थे. All of them agreed to something. Unanimous. Tell me. Dormant. Dormant is inactive. एक्टिव का उल्टा है जी. एक्टिव का विलोम शब्द है इनएक्टिव. पैसिव. हाँ जी. vicinity. Vicinity means neighborhood. पड़ोस में. Vicinity means close by. We also use proximity for it. Vicinity, proximity, neighborhood, close by. हाँ जी, आपके लिए भाई tenement, living place, where one resides, जहाँ पे कोई रहता है. Resides. Dwelling house. Tenet. Principal. Rule. Tenet आया था ना.
कहीं नहीं, चलिए ये भाई ये होस्टाइल में जरा ये डबल जी है, माफ करिएगा, एग्रेसिव में। आगे बोलिए। वॉलंटरी, एंड इनवॉल्यूंटरी, दोनों। One which is decided and done by choice. One which happens without one's control or wish. वॉलेंट्री एक्शन मतलब अपने आप लिया, सोच समझ के लिया। भाई आई एम एन 80-year-old गाय, मैं चाहता नहीं भी हूं तो भी भाई उधर सुसु हो जाता है मुझको। इनवॉलेंटरी, आई कांट कंट्रोल इट। इज इट फाइन? बच्चा और बूढ़ा एक जैसा। क्या? अजी आगे बोलिए। ब्लैटेंट, bold and shameless, ऐसा। बिंदास, आम बोलचाल की भाषा में बोलते ना। ब्लेटेंट है मतलब बोल्ड है, एकदम खुल के बोल देता है, वो शर्म भी नहीं आता है, लिहाज ही नहीं है। ब्लेटेंट। दुकानदार है, ही इज अ ब्लेटेंट लायर, बिंदास झूठ बोलता है। कस्टमर को भाई माल बेचने के लिए बिंदास, ब्लेटेंट लायर। ओके, हाँ जी। हाँ दीदी, कल हो गया। रेलिंक्विश का मतलब होता है गिव अप और सेक्रीफाइस। रेलिंक्विशमेंट इज गिविंग अप और सेक्रीफाइसिंग। दिस इज ऑलरेडी डन। कल इन्होंने पूछा था इंडेमनीफाई, आज फिर यही बंदा जो कल पूछा था वही बंदा आज इंडेमनिफिकेशन पूछ रहा है। सेम बंदा। इसको बोलते हैं कि नशे की हालत में क्लास में बैठना, एकदम माल वाल चढ़ाकर। माल का मतलब कोई खराब वस्तु नहीं, मस्ती है जीवन की भाई, उधर मौज है, नशा है जीवन का। ऐसा किनके साथ होता है? आप सोचिए ना, किनके साथ होता है? दो ही लोग होते हैं। नंबर 1, एक तो इन्होंने नशा किया हो किसी ने, जो इन्होंने किया नहीं है। दूसरा, इनको मोहब्बत हो गई हो किसी चीज से या किसी बंदे से। ये सब मोहब्बत में जो प्रेमी आदमी लोग होते हैं। अब मोहब्बत जो है खाली इंसानों के साथ होती है ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ लोगों को अपने मोबाइल के साथ मोहब्बत है, कुछ लोगों को पता नहीं और कुछ चीज़ों के साथ मोहब्बत है, कुछ लोगों को अपने आप से मोहब्बत होती है। वो पूरा टाइम अपने आप को शीशे में देखते रहते हैं, यार आज तो मैं बड़ा अच्छा लग रहा हूँ। तो मोहब्बत के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। सर इतनी मोहब्बत की बातें आज क्यों हो रही हैं? वैलेंटाइन डे है ना। माता पिता से मोहब्बत करिए, बहनों भाइयों से करिए, घर के मेंबर्स से करिए,
खोजिए मत, मोहब्बत ढूंढने से मिलती नहीं है। तो चलिए, मजाक छोड़िए, आगे बढ़िए, बोलिए। टेंडर। टेंडर का मतलब होता है ऑफर। लॉ में उसका मतलब होता है ऑफर। मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको किस तरह से ऑफर होता है उसका मतलब। हम जब भी वर्ड टेंडर यूज करेंगे ना, तो वी यूज इट फॉर ऑफर। मैं एक्सप्लेन करता हूं, आप समझिएगा जरा इस चीज को। भाई इससे रिलेटेड सारी बात अभी क्लियर कर लीजिए, बिकॉज लॉ में बार बार इसकी जरूरत पड़ेगी। आप एक ऑर्गेनाइजेशन हो, आपको साल भर में एक पर्टिकुलर कंपोनेंट आपकी मशीनों में लगने वाला, सब मशीनों में आप लगाते हो, उसके 50 लाख पीस चाहिए होते हैं, 50 लाख पीसेस। और 50 लाख पीस आप एक साथ नहीं खरीदते हो, क्योंकि अगर खरीदोगे एक पीस भाई 10 रुपए का है, वह 5 करोड़ रुपए आपको पे करना पड़ जाएगा। सो आपने एक बड़ा अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है। आप जो मैन्युफैक्चरर हैं उस कंपोनेंट के, उस आइटम के, उनको आपने इनवाइट किया। ये मैं लिखता हूं सिलसिले से, क्योंकि अगर लिखूंगा तो शायद आपको याद रह जाए। यू यूज 50 लाख पीसेस। Who are you? Organization. 50 lakh pieces of an item in a year. Each unit costs on an average rupees 10. So भाई उधर आपकी एनुअल कंजम्पशन वैल्यू, कितनी होगी जी? 5 करोड़ रुपए। सो व्हाट यू डिड, यू गेव एन एडवर्टीजमेंट लिख रहा हूं जी, इनवाइटिंग ऑफर्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स ऑब्लिक सप्लायर्स। जो उस आइटम के मैन्युफैक्चरर थे या सप्लायर्स थे, वो लोगों से आपने ऑफर लेना था। आप चाहते थे कि भाई उधर जो भी इंडिया में 6-7 लोग उस चीज की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो अपना अपना ऑफर आपको दें। आपको पता ही नहीं कौन कौन बनाता था, तो आपने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट निकाला। ये जो एडवर्टीजमेंट है, इसको क्या नाम से बुलाएंगे? टेंडर नोटिस। तो आप कभी न्यूज़पेपर में अगर ये टर्म देखें, टेंडर नोटिस, इसका मतलब कि कोई ऑर्गेनाइजेशन इनवाइट कर रही है मैन्युफैक्चरर्स को, सप्लायर्स को, डीलर्स को, कि भैया आप लोग अपना अपना ऑफर हमारे सामने रखिए ताकि हम उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करें। ये स्टेज 1 है जी, ये स्टेज 1। फिर क्या हुआ जी? स्टेज 2। Various sellers gave their offers in form of
अ टेंडर। तो जब हम बोलते हैं पार्टी टेंडर भर के सबमिट कर रही हैं, तो आप ऑर्गेनाइजेशन हो, 6-7 लोग उस तरह का माल बनाते हैं, उन्होंने अपना अपना ऑफर, अपना अपना सैंपल भर कर, सील कर कर, एकदम पैकिंग वगैरह ढंग से कर कर आपके यहाँ सबमिट किया। तो वो जो टेंडर लोगों ने भरा है, वो लोगों ने अपना ऑफर दिया है, सप्लायर लोगों ने अपना ऑफर दिया है। अब आपने उसमें से मे बी एक पार्टी को चुन लिया या मे बी 2 पार्टीज को चुन लिया कि आप उनके साथ काम करोगे, तो उनका आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जिस पर्टिकुलर पार्टी को, जिसका टेंडर आपने एक्सेप्ट किया है, टेंडर का मतलब क्या, ऑफर, ऑफर एक्सेप्ट किया है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बन गया। उसने टेंडर भरते वक्त, ऑफर देते वक्त अगर 11 रुपए का प्राइस भरा है जो लोएस्ट है, या भाई उधर बेस्ट, और भी लोगों ने मे बी किसी ने 10.5 भी भरा है, बट आपको उसकी क्वालिटी और उसका प्राइस अच्छा लगा, तो आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, वो आपको सप्लाई करेगा। अगर एक ही बार में सब सप्लाई करेगा तो उसको स्पेसिफिक टेंडर बोलेंगे। अगर उसका ऑफर ऐसा है कि उसने बोल दिया कि भाई ये ऑफर ओपन है फॉर एंटायर 1 ईयर, तो ऐसा ऑफर जो ओपन है फॉर अ पीरियड, उसको स्टैंडिंग टेंडर बोलते हैं, खड़ा टेंडर। उसमें क्या होगा, आपने पहले 2 लाख पीस उसको बोला भाई सप्लाई कर, तो 2 लाख पीस का कॉन्ट्रैक्ट बना। फिर कुछ दिनों के बाद आपने फिर उसको ऑर्डर प्लेस किया, उसी पार्टी को जो उसको आपने सेलेक्ट किया था कि भाई अब 4 लाख पीस सप्लाई कर, अब वो 4 लाख करेगा, ये दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। तो 2 तरह के मतलब टेंडर होते हैं, आपको जरा समझ में आना चाहिए। एक होता है स्पेसिफिक टेंडर, स्पेसिफिक टेंडर, और एक क्या होता है जी, स्टैंडिंग टेंडर। स्पेसिफिक टेंडर में क्या होता है, 1 ऑफर, एक ऑफर दिया जाता है, सो 1 कॉन्ट्रैक्ट, एक ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है। स्टैंडिंग टेंडर में क्या है भाई, टेंडर दैट इज ऑफर इज ओपन फॉर अ पीरियड, एक पीरियड तक ऑफर खुला है, ओपन है जी। Tender that is offer is open for a period. Every time an order is placed, a contract is formed. मान लीजिए आपने मेरा ऑफर सेलेक्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया स्टैंडिंग टेंडर के केस में, तो उसका मतलब क्या, उसका मतलब कुछ नहीं, आपने मुझे चूज कर लिया। आप जब पहले 1 लाख पीस का ऑर्डर प्लेस करोगे, वो पहला कॉन्ट्रैक्ट हुआ। फिर 4 लाख पीस सप्लाई करने का ऑर्डर किया, वो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ। साल में ऐसा भाई 32 बार किया आपने, 32 टाइम्स, तो 32 कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे। क्योंकि मेरा ऑफर मैंने बोल दिया था खुला है भाई, आप हर बार जब ऑर्डर दोगे तो आप एक्सेप्टेंस कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा मेरे से। स्पेसिफिक टेंडर में क्या होता है, वो एक ही बार ऑफर दिया, आप अगर एक्सेप्ट कर लो तो बस वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया भाई, एक ही क्वांटिटी 50 लाख क्वांटिटी सप्लाई करने का। स्टैंडिंग टेंडर में क्या एडवांटेज था, एडवांटेज आपको था कि माल धीरे धीरे करके परचेज कर सकते थे। क्लियर है? हाँ जी भाई साहब, कुछ समझ पा रहे हैं? चलिए, सत्संग का कुछ तो लाभ मिला आपको, हटा रहा हूं। ये तो लॉ में ये मतलब है। दूसरा, टेंडर का मतलब क्या होता है, टू गिव। I tendered the blow.
to my enemy. Give, tendered. Second meaning, टेंडर का मतलब और क्या होता है जी? सॉफ्ट. थर्ड क्या होता है जी? एज इन फायर टेंडर. क्या बोलते हो? दमकल. दमकल बोलते हैं ना हिंदी में. फायर इंजन. टोंग 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 टोंग, वो फायर टेंडर बोलते हैं उसको. तो हमें इन सब से मतलब कम ही है. ये मैंने टेंडर के खाली 4 ही मीनिंग लिखे हैं भाई, और भी 3-4 हैं, बट हमारा ऑब्जेक्टिव अभी लीगल वोकैबुलरी बिल्ड करना है. आगे बोलिए जी, आगे. NEM. Mere means only. इसी से वर्ड बना भाई merely. I merely get ₹20 when I work for entire day. Only. मात्र. Only. Merely. ठीक है जी, आगे बोलिए. हाँ. SECU. सेक्लूड. देखिए, सेक्लूड और सेक्लूजन लिविंग अलोन को बोलते हैं, अकेले रहना. सन्यासी लोग लिविंग अलोन. लॉ में बोलते हैं पर्दा नशी वुमेन, इनके लिए यूज होता है भाई. आर नॉट दोज हु वेयर मतलब पहनती हैं, अवेल, बट दोज हु लिव isolated lives, not mixing with society much. Isolate, अलग रहना. No interaction with world at large. मैं आपको रूल बताता हूं. रूल, जितनी पर्दानशी औरतें हैं, हिंदूज में हो पर्दा, क्या पर्दा, वो घूंघट. मुस्लिम्स में हो हिजाब पहना हुआ और कवर किया हुआ ऊपर बॉडी, चेहरा भी नहीं दिखता है, आंखें देख पाएंगे आप. उनकी तो आंखें दिखती हैं. हिंदुओं में तो भाई उधर जो पुराने लोग हैं, वो घूंघट इतना बड़ा होता है कि भाई उधर वो, ये आप देखेंगे प्रैक्टिकली घूंघट इज स्टिल वेस्ट. सर वो जमाना चला गया हो. मैं बता रहा हूँ अभी भी है भाई. हरियाणा वगैरह में जाएं तो आप देख के दंग रह जाएंगे. तो ये जो औरतें होती हैं, इनको कॉन्ट्रैक्ट करने का राइट है, बिल्कुल है जी, बट लॉ इनके बारे में बहुत प्रोटेक्टिव है. लॉ बोलता है कि ये भोली ऐसी होती हैं कि भाई उधर डोली में आती हैं, अर्थी में जाती हैं, दुनिया से इनका इंटरेक्शन होता ही नहीं है. तो इनको चीट करना, डिसीव करना बड़ा आसान होता है. तो कहीं लोग इनको चीट नहीं करें, हम इनको प्रोटेक्ट करेंगे. क्योंकि आप अगर दुनिया से इंटरेक्शन करते हो ना, तो आप स्मार्ट हो जाते हो. अगर आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो, देन यू टेंड टू बिकम वेरी स्मार्ट.
अब अगर आप अलग थलग रहते हो, घर में ही रहते हो, बाहर भी जाना अलाउड नहीं आपको, भाई किसी शादी वादी में भी एक दो बार चले गए, ऐसी लाइफ आप जी रहे हैं, तो लॉ आपको प्रोटेक्ट करता है। भाई मान लीजिए मैं हसीना बेगम हूं, मेरा नाम हसीना बेगम, मैं बुर्का पहनती हूं, बुर्का जरूर पहनती हूं, बट आई डू एवरी वर्क विच अ नॉर्मल वुमेन कैन डू। बाजार सब्जी खरीदने हसीना बेगम जाती है, किराएदारों को भाई उधर किराया दे नहीं रहे तो कलेक्ट करने के लिए हसीना बेगम चली जाती है। सारे काम जो एक नॉर्मल औरत कर सकती है वो अगर हसीना बेगम कर रही है, बट वो पर्दा पहनती है, तो पर्दा नशी नहीं है। वाई? उसकी सेक्लूडेड लाइफ नहीं है, शी इज नॉट लिविंग एन आइसोलेटेड लाइफ, उसका इंटरेक्शन है सोसाइटी के साथ एट लार्ज। तो पर्दा पहनने के बावजूद पर्दा नशी नहीं है। पर्दा नशी होंगी तो लॉ आपको प्रोटेक्ट करेगा, समझे? सेक्लूड आपने वहां पढ़ा होगा। आगे बोलिए। डेकॉय, डक साथ में है। सब में साथ में नहीं हो सकता, अलग अलग वर्ड है। डेकॉय मीन्स when it is not real but pretended, fake या फॉल्स। भाई वो पिक्चर देखा था तो ये आमा के जेते थे भी ना, वो क्या था, गोटी, हाँ गोटी के, हाँ भूल भुलैया, आई तो एवरीवन हैज वॉच्ड द मूवी भूल भुलैया। लास्ट में क्या था भाई, वो लेडी को बदला लेना था, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर था, वो सब हमें पता है। तो शी वांटेड टू किल दैट किंग। तो क्या हुआ था लास्ट में मूवी में, वो जो राजा लिटाया गया था जिसका उसने गर्दन काटा था, दैट वाज अ डिकॉय किंग, सच का नहीं था, झूठ मूठ का था। तो जब कोई चीज झूठ मूठ की होती है, सच की नहीं होती है, तो डिकॉय। जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं ना कि ऊपर पहाड़ से एक आदमी गिरा, तो पहाड़ से क्या सचमुच के आदमी को गिराते? नहीं नहीं, स्ट्रॉ से बना होता है, स्ट्रॉ, उसको कपड़े पहनाए होते हैं। इट्स अ डेकॉय पर्सन, नॉट अ रियल पर्सन, डेकॉय। तो अब वो डेकॉय डक हो, डेकॉय एनिमल हो, जो भी है वो है। आगे बोलिए। डेकॉय क्या, पूछिए फटाफट। प्यूनिटिव, पनिशिंग नेचर का जो है। प्यूनिटिव कम्स फ्रॉम वर्ड पनिशमेंट। हमने डिस्कस किया था लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी। क्या होते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस? मैं आपको पूछूं और आप नहीं बोल के देखिए, मैं आपकी गर्दन दबा दूंगा, इसलिए मैं पूछूंगा नहीं। लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या? इन अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई पार्टी अपना वायदा तोड़ेगी, ब्रीच है, तो जो प्रोबेबल नुकसान होगा, एक्सपेक्टेड एस्टिमेट है जी, प्रोबेबल नुकसान, जो फेयर एस्टिमेट है, उसको लिक्विडेटेड डैमेजेस बोलते हैं। अगर आपको लगता है आपका नुकसान 25,000 का होगा, बट आप कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखते हो भाई उधर अगर परफॉर्म नहीं किया, 25,000 नहीं लिखा, तो भाई उधर 3 लाख रुपया देना पड़ेगा। ये प्यूनिटिव इन नेचर है, पनिशमेंट के नेचर का है। ऐसा कोई टर्म नहीं लिख सकते कि कॉन्ट्रैक्ट टूटेगा तो आपको जितना लॉस होगा उससे ज़्यादा देना पड़ेगा।
प्यूनिटिव नेचर का है, सामने वाले को टेरराइज करने के लिए, डराने के लिए बोला जा रहा है. प्यूनिटिव मीन्स कम्स फ्रॉम वर्ड पनिशमेंट. मतलब प्यूनिटिव का मतलब इन द नेचर ऑफ पनिशमेंट. हाँ जी, फिर बेस्ड ऑन फैक्ट. Ipso facto is one which is supported on facts. By comes from a fact based on fact. Okay. Is a result of a fact. ठीक है जी. तो जो एक सच का नतीजा है, जो एक सच से मर्ज किया है, वन विच इज बेस्ड ऑन फैक्ट. और बोलिए जी. प्रूडेंट का मतलब होता है जी वाइज, समझदार. डिस्क्रीट, समझदार जी, समझदार. और इसी से वर्ड बना है जी प्रूडेंस. क्वालिटी है जी समझदारी, DENCE. आगे बोलिए. डेडलॉक, a state of indecision or tie. भाई जरा देखिएगा, हमारी और आपकी मीटिंग थी 10 लोगों की. 5 लोगों ने मैटर के लिए हाँ बोला, 5 लोगों ने ना बोला. क्या हो गया? डेडलॉक हो गया. अगर 6 लोग हाँ बोलते, बाकी 4 ना बोलते, तो बोलते मेजोरिटी से हाँ होगा भाई. या 6 लोग ना बोले और 4 लोग हाँ बोले, तो फिर ना होगा, मेजोरिटी जीतेगा. डेडलॉक मतलब बराबर, टाई. या फिर डेडलॉक ऑल्सो मीन्स कि भाई कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, फंस गए हम लोग. लॉक और डेड मतलब देयर इज नो मूवमेंट, एनी फर्दर मूवमेंट. लॉक हो गया, स्टेट ऑफ इनडिसीजन है भाई, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे क्या करें नहीं करें. ठीक दीदी? और बोलिए. अब हम लोग लॉ नहीं कर रहे हैं. आपकी लगता है लीगल टर्म्स खत्म हो गई. मैंने आपको मौका दिया था, बट आप कोई बात नहीं, ये भी कर लीजिए, बिकॉज आज लास्ट डे है. इसके बाद वोकैबुलरी नहीं होगा, चैप्टर ही होगा. बोलिए. ट्राइब्यूनल, a body which decides various legal matters. Full stop. It can make laws, implement laws, and resolve. सॉल्व जानते हैं? सॉल्व, सुलझा देना. हाँ जी. सॉल्व मतलब क्या? आंसर निकाल लेना. रिजॉल्व मतलब सुलझा देना. एंड रिजॉल्व्स डिस्प्यूट्स.
etc. कोर्ट्स जो जो काम करते हैं उनमें से कुछ काम ट्रिब्यूनल भी कर सकते हैं। तो ये एक लीगल बॉडी है जो में भी लॉ बनाती है, लॉ की इम्प्लीमेंटेशन पर भी काम करती है, वगैरह वगैरह। ट्रिब्यूनल सो बॉडी लॉ मेकिंग एंड लॉ गवर्निंग बॉडी है जी। और बोलिए। अच्छा, आप क्या है ना, यू आर सिटिंग डॉर्मेंटली इन क्लास, आप एक्टिव है ही नहीं क्लास में। हाँ भाई साहब, आप डॉर्मेंट हैं, इनएक्टिव, पैसिव, जड़ है, जड़। हिंदी तो जानते नहीं आप, एक होता है जड़, एक होता है चेतन। जड़ मतलब, ए सुनना, जड़, ये जड़। सुप्तावस्था में है, सो रहे हैं। सर इतना हिंदी, सुप्तावस्था छाड़ून तो जड़ और चेतन। चलिए कोई बात नहीं, होता है। धतूरे के बीज खाकर बैठे हैं लोग यहां पर। बोलिए। वर्नाकुलर, local language. What is the vernacular in West Bengal? Bengali. What is vernacular in Maharashtra? Marathi. What is vernacular in Delhi? Hindi. दर्द हो रहा है, ठीक, चले जाइए। देखिए भाई, ज्योर इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स लॉ। ज्यूरी, भाई साहब परसों मिलेंगे 10 बजे, कल मत आइएगा। सर कल सच में छुट्टी है, कुछ काम है। परसों मिलेंगे हम लोग, सैटरडे के दिन। परसों सैटरडे है ना। ज्यूरी, सर क्या करेंगे डिसाइड नहीं किया है, बस सोचता है इकोनॉमिक्स का वो पार्ट कराऊं जो कराता नहीं हूं। बच्चों को बोलता हूं अपने आप कर लो। क्या वो पोर्शन जिसमें इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव है या पॉजिटिव है, डिडक्टिव है, इंडक्टिव है, ये सब पोर्शन जो है लोगों को वीडियो करा देता हूं, पढ़ा दूंगा। नया टॉपिक मंडे से ही चालू करूंगा प्रैक्टिकल्स में। सैटरडे को खींच पीट के कुछ करा दूंगा। इकोनॉमिक्स का स्टडी मैट लेकर आइएगा सैटरडे को जब आएंगे, वो भी बेस बिल्डिंग है। ज्यूरी इज व्हाट? A group of people who would give verdict, फैसला
in a case. Jural is anything associated with jury or law. That is jural. ये देखिएगा, adjure, adjudge. adjure में भाई उधर verdict, judgment, given by क्या जी, jury, और इसमें जजमेंट गिवन बाय क्या जी, जज. दोनों का मतलब क्या भाई, फैसला सुनाया गया है, फैसला. एडज्योर इज ज्यूरी ने सुनाया, एडजज इज जज साहब ने सुनाया फैसला. कुछ समझ आ रहा है? हाँ जी. बोलिए नेक्स्ट. दीदी हो गया कल. कंटेम्पलेट मतलब टू कंसिडर. वैसे कंटेम्पलेट का मतलब होता है मेडिटेट, थिंक डीपली. हियर इट मीन्स टू कंसिडर, टू थिंक, टू टेक इनटू अकाउंट. भाई आपने मुझे ज्वाइन कर लिया, हैड यू कॉन्टेम्पलेटेड कि 3-4 घंटे पढ़ना आम बात होगी? क्या आपने सोचा था कि 3-4 घंटे देने ही पड़ेंगे? बोला हाँ सोचा था. बोला फिर कोई प्रॉब्लम, फिर तो मुझे गाली नहीं देगा. अभी क्यों नहीं गाली दे रहे? बिकॉज कोई भी क्लास 2 घंटे के ऊपर नहीं है. सो एवरीथिंग इज गुड. आपका हमारा रिश्ता बना हुआ है. जैसे ही मैं अपनी लिमिट क्रॉस करना चालू करूंगा, 2.5, 3, 3:15, आपका भाई उधर मेरे प्रति जो मान है उसका इन्वर्स मूवमेंट चालू हो जाएगा. बोला पागल, इतना पढ़ा रहे, रुक जाइए, चालू होता है. बोलिए नेक्स्ट. बोलिए. इंजंक्शन. देखिए, हमने ये समझा है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करता है, वायदा पूरा नहीं करता है, तो जिस पार्टी को चोट लगती है, तकलीफ होती है, गरीब पार्टी, वो कोर्ट पे जाकर बोलती है भाई उधर साडा हक एथे रख. तो साडे हक में क्या क्या मांगती है? मुझे डैमेजेस दिलवा दो, नंबर 1. और हक में क्या मांगती है? मांगती है कि भाई उधर भाई मेरा कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड करा दो. सर ये लिख रहे हैं आप? अरे भाई आज लिखने का मूड है. कॉन्ट्रैक्ट टूटने पर रेमेडीज क्या क्या है? पहला भाई डैमेजेस, मॉनेटरी कंपनसेशन दिलाओ. और क्या रेमेडी है कि भाई सामने वाले ने परफॉर्म नहीं किया तो मुझे भी मुक्त करो, रिसाइंड द कॉन्ट्रैक्ट, मैं भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर पाऊं. क्या देखा था भाई उधर? क्वांटम मेरिट. मैं जितना काम किया, जितनी क्वांटिटी मैं डिजर्व करता हूं, मेरिट करता हूं, उतना पेमेंट मुझे मिलना चाहिए. क्वांटम मेरिट पेमेंट डिमांड करती है. कल ही किया था. और क्या भाई रेमेडीज अवेलेबल है? इंजंक्शन. इज अ रेमेडी. That is a right is enforced in case of breach of a contract. रेमेडी है, इलाज है क्या भाई?
when a person had पास में promised a forbearance, आइए मतलब पूछते हैं, बोले भाई साहब, a person had promised a forbearance, इसका मतलब क्या होगा? आप बोलेंगे? आपके हाथ मजबूत हैं? हाँ भाई साहब, हाथ मजबूत हैं? नहीं, अगर हैं तो मेरा सर पकड़िए और ये दीवार के साथ ऐसे 4-5 बार मार दीजिए, तरबूज टूट कर खत्म, मैं खत्म हो जाऊंगा। अभी फोरबियरेंस बोल रहे, कई लोग पन्ना पलटा के पीछे जा रहे हैं। अरे बा, क्या क्लास करेंगे आप सैटरडे फैटरडे? जो कराता है वही नहीं करता है। वैसा फोरबियरेंस आता है? आपको आता है भाई साहब? हाँ, नहीं। मेरा मन कर रहा है भाई उधर किसी 50 फ्लोर के ऊंची बिल्डिंग पे चढ़ जाऊं, कोने में खड़ा हो जाऊं और खड़ा होके भाई गाना गाऊं। और टाइटैनिक में जैसे गा रहा था। हाँ सर, क्यों? मेरे को तो डुबा देंगे आप, मैं तो बैंड बजा देंगे आप। when क्या लिख रहा हूं? when a person had promised a forbearance, that is, had promised that he would not do something, एक आदमी ने किसी को प्रॉमिस किया कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। बताया था कॉन्ट्रैक्ट 3 मामलों पर बनते हैं। जो काम करना होता है उसको एक्ट बोलते हैं। अगर भाई उधर बोल दिया जाए कि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो उसको फोरबियरेंस या एब्स्टिनेंस बोलते हैं। या फिर कॉन्ट्रैक्ट रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस होते हैं। कुछ याद आया? हाँ? So when a person had promised a forbearance, that is, had promised that he would not do something, then he must not do it. अगर उसने बोला है कि मैं नहीं करूंगा कुछ, तो उसको नहीं करना चाहिए फिर। But if he does such act, which he promised he won't, the aggrieved party can go to the court and get a restraining order which would stop him. This is injunction. मैं एक्सप्लेन करता हूं जी। आप
आपने अगर मुझे बोला था कि आप कुछ नहीं करोगे तो फिर वो करना मत। और अगर आप वो काम करने लगते हो जो आपने बोला था कि आप नहीं करोगे, आप वो प्रॉमिस किया था मेरे को और मैं उसके लिए रुपया पैसा कंसिडरेशन कुछ दिया था आपको, अब वो काम आप अगर करने लगोगे तो मैं कोर्ट के पास जाऊंगा और जाकर बोलूंगा जज साहब इसको रोकिए ना, ये बोला था ना ऐसा नहीं करेगा, ये क्यों कर रहा है, इसको रोकिए प्लीज जज साहब। तो जज आपको जो वो काम जो आपने बोला था आप नहीं करोगे उसका ऑर्डर देगा आपको कि ए तुम बोला था ना नहीं करेगा, क्यों कर रहा है, चल बदमाश चुप करके बैठ, वो मत कर। दैट इज कॉल्ड इंजंक्शन। सो जब आप इंजंक्शन ऑब्टेन करते हो तो आप प्रैक्टिकली कर क्या रहे हो, वो काम जो सामने वाले ने बोला था मैं नहीं करूंगा, जब वो करने लगता है तो उसको रोकने का जो कोर्ट से ऑर्डर लिखवा के लाते हैं, रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर, रोकने का ऑर्डर, भाई तुम बोला था नहीं करेगा, उसको इंजंक्शन बोला जाता है। कुछ समझे? हर बार तो हाँ बोलते हैं आप, फॉरबियरेंस में भी हाँ बोला था। देखिए प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम है आपके और हमारे लेवल में। मैं सिखाना चाहता हूं, आप सीखना नहीं चाहते। अगर सीखना चाहते होते तो अभी तक ये वर्ड्स लर्न हो गए होते। आप अगर 10 लोग हैं, आप में से 2 लोग एग्जाम पास करेंगे, 8 लोग फेल हो जाएंगे। लिखवा लीजिए मुझसे। अगर 2 से ऊपर पास हो गए तो उसका कारण क्या होगा, आप, और फेल हो गए उसका कारण क्या होगा, आप। मैं क्या हूं, मैं तो निमित्त मात्र हूं, आपकी मदद के लिए सदा उत्सुक तैयार। आप ढीले डाले डोरमेंट से, बिलीविंग इन चमत्कार। चमत्कार सोचने वालों की होती है हार। अपनी किताबों से और मेहनत से करें प्यार, डिसिप्लिन को बनाएं अपना यार, लर्न करें बार बार, नहीं तो एग्जाम देना पड़ेगा बार बार। सर आप क्या बोलते हैं और इतना नेगेटिव बोलते हैं ना, मेरे को एकदम अच्छा नहीं लगता है। देखिए जितने भी लोग प्रोफेशनल कोर्स पढ़ाते हैं ना, कोई ये सब बात आपको नहीं बोलेगा। क्यों? बुरा लगता है। मधुर संबंध बने रहे, हंसी मजाक लाइट लेवल पर चलता रहे, कोई दिल को कचोटने वाली बातें ना बोले, यही धंधा है। बट ये धंधा नहीं है भाई, अपना है, एक तरफ से है बट गंदा नहीं है। इट्स अ नोबल प्रोफेशन। आई एम सपोज टू मेक यू रियलाइज। ये आज 4-5 क्लास 6 क्लास होने के बाद अगर आपको आज फॉरबियरेंस का मतलब नहीं आता है तो कोई गारंटी नहीं है, प्रॉब्लम भाई दोष आपके सोचने में है कि आप इतनी मेहनत करना नहीं चाहते हो। चलिए कोई बात नहीं, ईश्वर आपको सद्बुद्धि और मुझे सहन शक्ति दे। इंजंक्शन, तो ये 4 तरह की रेमेडीज लिखी। डैमेजेस मतलब मॉनेटरी कंपनसेशन, रेसिशन मतलब कि भाई मेरे को मुक्ति दो, सामने वाला परफॉर्म नहीं कर रहा है तो मेरे को भी नहीं करने का। क्वांटम मेरोइड, जितना काम किया उतना पैसा तो मिलना मांगता है। इंजंक्शन, तुम बोला था तुम ऐसा नहीं करेगा, अभी काय को कर रहा है, रुक। दैट इज इंजंक्शन। आइए लास्ट रेमेडी भी कर लें, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। पांच रेमेडीज अवेलेबल होती है। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट टूटे
तो ये 5 इलाज हैं, तकलीफ हुई जिस पार्टी को उसके पास स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। याद रखिएगा, आपका शरीर 5 तत्वों से बना है, 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा का पूरा इन 5 राइट्स पर बेस्ड है। अगर पूरा नहीं किया तो इन्हीं 5 राइट्स को इन्वोक किया जाएगा। इन्वोक, जगाना, अवेकन, किसको? देवी, देवता या लॉ को। देखा होगा हिंदी पिक्चरों में दिखाते हैं, काल भैरव की पूजा हो रही है। मैं कौन हूं? मैं कल्लू दादा हूं। बैठ गया मूर्ति के आगे और उल्टे पुल्टे मंत्र और पता नहीं आग में क्या क्या डाल रहे, ओम भूम फट, देवी जागृत होंगी, मुझको शक्ति मिलेगी। वो बकवास देखिए ना, आपने हिंदी मूवीज में दिखाता है, इन्वोकिंग गॉड। हम लोग लॉ में इन्वोक कहां यूज करेंगे? कौन सा सेक्शन अट्रैक्ट होगा? अगर आपने ऐसा किया तो फलाना सेक्शन इज इन्वोक्ड, जागृत हो जाएगा, तो सेक्शन की प्रोविजन आप पर एप्लीकेबल होगी। दैट इज मीनिंग ऑफ इन्वोक। हाँ, इन्वोक और इवोक। सर ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या हुआ? आ रहा है भाई। उधर अवेकन फ्रॉम इनसाइड। अवेकन मतलब क्या जी? एक्टिवेट, एक्टिवेट फ्रॉम इनसाइड। अवेकन मतलब जगाना, मतलब कोई सो थोड़ी रहा भाई। एक्टिवेट फ्रॉम इनसाइड। इवोक, एक्टिवेट फ्रॉम आउटसाइड। सिंपली एक्टिवेट। बेरी ने हमें इतनी गालियां दी एक क्लास में, इट इवोक्ड हेट्रेड फ्रॉम अस। तो बेरीज कमेंट्स इवोक्ड हेट्रेड इन द क्लास। बेरी के कमेंट सुनकर क्लास में भाई उधर गुस्सा, रोष और भाई उधर दुख जो है भाई इवोक हो गया। एग्जाम्पल दे रहा हूं, टेंशन मत लीजिए भाई। रिवोक, एक्टिवेट नहीं, डीएक्टिवेट, टेक बैक, हो चुका है वर्ड। हाँ, कैंसल, टेक बैक, विड्रॉ। रिट्रैक्ट, वापस ले लेना। इसी से वर्ड बना है जी रेवोकेशन, एक्ट ऑफ टेकिंग बैक, वापस लेने की एक्शन को। एक काम करिए ना, आप अपनी एक डिक्शनरी बनाइए, अपनी। इतने वर्ड सीखें, ABCD करके लूज शीट्स पर पहले बनाइए, रफ में, लूज शीट पर। देखिए पूरे लॉ की आपकी कितनी डिक्शनरी, और कोई नया वर्ड आपको लॉ में देखना हो, अपने आप डिक्शनरी में देखकर आपने जो डिक्शनरी अपनी क्रिएट की है, जो जो वर्ड आपने सीखे उसमें ऐड ऑन कर दिए। इन्हीं से बनाइए जो इतने लंबे चौड़े आप लिख रहे, इतनी मेहनत कर रहे,
ऑर्गेनाइज कर लीजिए, पूरे फ्यूचर में काम आएगा आपके। सर इतना लिखेगा, अरे आप लर्न तो करते नहीं है, तो थोड़ा क्रिएटिव काम करिए, इसको लिख कर ऑर्गेनाइज कर कर अल्फाबेटिकली, ऐसे ही हिंदी विंदी बांग्ला वांग्ला जैसे भी आप लिखते हैं सब लिख कर एकदम तैयार कर कर आप रेडी रखिए। अब वो डिक्शनरी में पेज कितने हैं भाई, उधर से 40 पेजेस है आपकी डिक्शनरी में। कभी पढ़ने बैठे लॉ में कोई वर्ड भाई उधर भूल गए क्या मीनिंग था, तो अपनी डिक्शनरी निकाली, उसमें मीनिंग लिखा हुआ है, और नहीं लिखा हुआ है तो लिख कर ऐड ऑन कर दिया। ये चाहिए, ऐसे पढ़ना चाहिए। इतनी मेहनत करने की आपको आदत नहीं है, सबको नहीं डालेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। ओके, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात कर रहा था। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, sometimes in a breached contract damages or other remedies are inadequate, पर्याप्त नहीं होती, sufficient नहीं होती। Sometimes other remedies cannot be obtained. Sometimes other remedies are not clear, that is, are vague, then कोर्ट में डायरेक्ट, मैं सब एक्सप्लेन करता हूं, ये समझना है, कोई आंसर नहीं लिखा जा रहा है। देन कोर्ट में डायरेक्ट द डिफॉल्टर टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट in the manner he had promised. This order to perform is the order of specific performance. मैं एक्सप्लेन करता हूं जी। भाई साहब, पहला बात समझिए, कॉन्ट्रैक्ट टूट गया तो जिसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा ना, उसका एटीट्यूड देखिए। बोलता है जज साहब ठीक है मैंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा। सामने वाले को बोलिए जो उसका नुकसान है वो मैं भरपाई कर देता हूं, इंडेमनीफाई कर देता हूं, भरपाई, कंपनसेट कर देता हूं, डैमेजेस दे देता हूं। तो सामने वाला क्या बोलता है? बोलता है जज साहब हर एक चीज के लिए पैसा, मॉनेटरी कंपनसेशन, इलाज हो ऐसा नहीं होता है। कोर्ट ने बोला भाई क्यों भाई, क्या बात हो गई, पैसा क्यों नहीं लेगा तू? सारी दुनिया तो पैसे के लिए काम करती है भाई, तू भी पैसा ले ले, डैमेजेस ले ले। तो सामने वाला बोलता है जज साहब मैं तो डैमेजेस लूं नहीं। बोला क्यों नहीं लेगा? बोला हर चीज को पैसे से तोल लिया,
जाए, ये तो ठीक बात नहीं है जज साहब। बोला कैसे समझा? तो जज पूछ रहा उसको, तो क्या बोलता है? बोला जज साहब, इसने मुझे बोला था कि मुझे रॉ मटेरियल्स जो मैं प्रोडक्शन के लिए यूज करता हूं, रॉ मटेरियल 10 लाख रुपए में दे देगा। ध्यान से सुनिएगा भाई, नहीं तो समझ नहीं आएगा। और मुझे रॉ मटेरियल इससे ही लेना है बिकॉज और किसी का भी रॉ मटेरियल इसकी क्वालिटी का है नहीं, और ये जो रॉ मटेरियल बनाता है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। जज बोला भाई उधर अवेलेबल नहीं है? बोला नहीं। बोला इसके प्रोडक्ट में खास बात है। तो जरा ख्याल करिएगा, मैं आपको किस्सा समझाता हूं। आप सप्लायर हैं, स्पेशल रॉ मटेरियल है, आपकी जो कॉस्ट है बनाने की सप्लायर की 8 लाख है, और मेरे से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या हुआ जी? मेरे से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हुआ कि मुझे आप 10 लाख में दे दो, 10 लाख रुपीस में। हुआ ये कि सप्लायर के पास उसके जीजा जी आ गए, और जीजा जी ने आकर बोला सप्लायर को, ओए साले ये माल चाहिए। उसने बोला जीजा जी ये तो मैं बेरी के साथ सौदा कर चुका हूं, उसको 10 लाख में दूंगा। जीजा जी ने बोला नहीं, तुझे लिहाज नहीं है अपने जीजे का, ये माल भाई उधर मेरे दोस्त मुत्थु स्वामी को चाहिए, और मुत्थु तेरे को 15 लाख देगा। ₹15 लाख देगा तो उसको दे। बोला जीजा जी पैसे की तो बात ही नहीं है, मैं 10 लाख में उसको दे दूंगा। जीजा जी 10 लाख में मैं उसको देने को राजी हूं, बट मैं सौदा ऑलरेडी बेरी के साथ किया हुआ है, कैसे मुत्थु को दे दूं? बोला वाह, अपनी बहन देते वक्त नहीं सोचता था कि जीजा जी का मान नहीं करेगा, तो इसको इमोशनल ब्लैकमेल करके इससे गुड्स ले लिया। अब इसको वो गुड्स मिले नहीं जिनको वो रॉ मटेरियल के रूप में यूज करता, माल बनाता और जर्मनी भिजवाने वाला था बनाकर। तो अब ये ब्रीच इसने किया है फॉर वॉट एवर रीजन। इससे बोला भाई जज साहब गलती हो गई, मैंने 15 में बेचा है मुत्थु स्वामी को, एक्स्ट्रा 5 लाख आया है, वो 5 लाख में इसको कंपनसेशन के रूप में सरेंडर करने को राजी। तो ये क्या बोलता है? बोला जज साहब अगर मुझे बाजार से वैसा माल मिलता तो मैं ले चुका होता ना, तो मैं कोर्ट में केस थोड़ी फाइल करता। बोला इसके जैसा माल तो कहीं है ही नहीं मार्केट में, और मुझे अगर ये माल नहीं मिलता है तो मेरी तो गुडविल खराब हो जाएगी, मुझे जर्मनी से कभी कोई ऑर्डर मिलेगा नहीं, मेरा तो एक्सपोर्ट का रास्ता बंद हो जाएगा। जज साहब पैसे की बात नहीं है, इज्जत की बात है, मैं ब्लैकलिस्टेड हो जाऊंगा। तो प्लीज ये माल है इसके पास, अभी इसने डिलीवर नहीं किया मुत्थु स्वामी को, अपने जीजा जी को डिलीवर नहीं किया है, मुझे भाई इसको बोलिए दिलवाने के लिए। तो कोर्ट इसको बोलता है सप्लायर को, ओए सप्लायर ये बात सही बोल रहा है कि डैमेजेस सफिशिएंट इलाज नहीं है, और हर एक चीज को पैसे से नहीं तोला जा सकता है, चल परफॉर्म कर, पेमेंट कर, से डिलीवरी कर गुड्स की। इसको सामने वाला 10 लाख तेरे को दे रहा है, तो भाई उधर प्लीज गुड्स की डिलीवरी उसी को करेगा। तो ये जो ऑर्डर होता है जिसमें उसको बोला जाएगा ए भाई जैसा प्रॉमिस किया था वैसा परफॉर्म कर, दैट्स ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ये पहला रीजन था। कब भाई उधर डैमेजेस आर इनएडिक्वेट, डैमेजेस जहां इनएडिक्वेट हो वहां। नेक्स्ट देखिए भाई, एक पार्टी ने ना, समझिएगा इंटरेस्टिंग है, डिफॉल्ट किया, तो बी ने केस फाइल कर दिया, ए ने बोला मैं डैमेजेस दे दूंगा,
तो बी ने जज को बताया, जज साहब ये तो खाली है, इंसॉल्वेंट जैसी हालत है, मुझे डैमेजेस देने की बात करता है 10 लाख, इसके पास 5 रुपए नहीं है जज साहब। हाँ, आप अगर इसको ऑर्डर भी दे दोगे कि डैमेजेस दे दे, तो ये उस वक्त तो हाँ बोल देगा, बाद में डैमेजेस मुझे दे नहीं पाएगा। इसकी माली हालत खस्ता है, बुरा हाल है जज साहब इसका। तो जज भाई इन्वेस्टिगेट किया और बोला नहीं भाई वो सही बोल रहा है, वो डैमेजेस फैमेजेस तेरे पास देने का औकात नहीं है, चुपचाप जो बोला था काम करने का वो कर, वो तेरा उधर कंपनसेशन देने का औकात नहीं है। तब जज उसको भाई ऑर्डर देगा, जैसा बोला वैसे परफॉर्म करना पड़ेगा। अच्छा, मान लीजिए इनके बीच में झगड़ा हो गया, अब नुकसान कितना है वो कोर्ट कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहा है, क्लियर नहीं है डैमेजेस कितना मांगा है। तो जज बड़ा कंफ्यूज हो गया, बोला अरे यार मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है कितना कंपनसेशन दिलाऊं, मैं तो कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहा हूं, छोड़, सेल्स में कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूं, ए तू परफॉर्म करना, वो सब ब्रीच नहीं, तू परफॉर्म कर दे, वो डैमेजेस हम कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। तो उसको परफॉर्म करने के लिए बोल सकता है। तो मैंने 3 सिचुएशन लिखी जब कोर्ट बोलेगा कि भाई जैसा प्रॉमिस किया था वैसा परफॉर्म कर। समझ रहे हैं? ओके, और बोलिए भाई। आई एम वेटिंग। नहीं, स्ट्रेटा, लेयर और लेवल्स। सबस्ट्रेटा, a layer or division within a layer or division। ए भाई, ये लेवल है जी, स्ट्रेटा। ये लेवल के अंदर 3 लेवल्स हैं, और ये 3 लेवल के अंदर भी 3 लेवल है जी, सबस्ट्रेटम और सबस्ट्रेटा। ठीक? So strata is a layer or level, substrata is layer or level within a given layer or given level। हटा रहा हूं। तो सर ये तो यूएम लगा रखा है, वो सिंगुलर प्लूरल है, कोई टेंशन नहीं है जी। द वर्ड आर स्ट्रेटा एंड सबस्ट्रेटा। हाँ जी, और बोलिए। मतलब जो पूछना था पूछ लिया आपने। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट। तो स्ट्रिंजेंसी मीन्स स्ट्रिक्टनेस, कड़ापन, कड़ाई, कड़ा, स्ट्रिंजेंट। हाँ जी,
spare part. See, if there is a machine और उसका कोई पार्ट खराब हो जाता है, 3-4 महीने यूज करते हैं, खराब हो जाता है, उसको रिप्लेस करना पड़ता है। हर 3-4 महीने बाद एक पार्ट रिप्लेस करना पड़ता है। दैट इज इट्स स्पेयर पार्ट। स्पेयर पार्ट। ओके, व्हाट एल्स? Done.